Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हमें पढ़ना है कंबशन एंड फ्लेम। ये 8th स्टैंडर्ड साइंस यूएनसीईआरटी का 4th चैप्टर है और यहाँ पर हम कंबशन के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा बच्चों, कंबशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है जलना। कौन सा जलना बच्चों? जेलसी वाला जलना नहीं, फ्यूल का जलना। और फ्यूल क्या होता है ये तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो आदि मानव थे वो फायर का यूज़ करते थे अपने फूड को कुक करने के लिए। फायर का इन्वेंशन किसने किया ये मुझे याद नहीं है बच्चों, मुझे ये याद है कि हाँ, पत्थर से पत्थर जब टकराया था तब फायर का इन्वेंशन हुआ था। तो बच्चों जब वो फूड को कुक करते थे तो वो क्या इस्तेमाल करते थे? हीट एनर्जी। ओके। अब उसके बाद जब उनको रात में डर लगता था बड़े बड़े एनिमल से, तो उसी फायर का वो इस्तेमाल करते थे लाइट एनर्जी के तौर पर, यानी कि रोशनी के तरीके से। तो हमें ये पता चलता है कि फायर हमें हीट एनर्जी भी देती है और लाइट एनर्जी भी देती है, और ये फायर आपके कंबशन का ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों कंबशन में हमें हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी मिलती है, ये तो समझ आया। लेकिन कुछ तरह के कंबशन ऐसे होते हैं जिनमें हमें साउंड एनर्जी भी मिलती है, जिनको हम एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। तो आखिर ये कंबशन का मसला क्या है, हम यहाँ पे समझते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। अपने घरों में, इंडस्ट्री में, रनिंग ऑटोमोबाइल, क्या क्या नाम है उनके बच्चों? काउडंग। देखो काउडंग यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे, जो काऊ का डंग होता है उसका इस तरीके से सनलाइट में ड्राई करके केक तरीके से बना लिया जाता है, फिर उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं घरों में ताकि वो फूड को प्रिपेयर कर सके। ये विलेज के अंदर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद वुड का यूज़ होता है कॉल की, उसकी फ्यूल की तरह, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है आपकी क्लीनर फ्यूल। इसको क्लीनर फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी पॉल्यूटेंट को थोड़ा कम नुकसान करती है एज़ कम्पेयर टू काउ डंग एंड वुड। अच्छा आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ द फ्यूल लाइक कोल? तो बच्चों इनमें क्या डिफरेंस है? जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें इस तरीके का फ्लेम मिलती है, लेकिन जब हम कोल को बर्न करते हैं बच्चों तो हमें फ्लेम नहीं मिलती। तो ये इसमें डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं कंबशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को, जब हमने परफॉर्म किया था क्लास 7th में। तो मैग्नीशियम रिबन को बच्चों हम जब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या उसके साथ क्या प्रोड्यूस करती है? हीट एंड लाइट। यहाँ पर अगर आप इस उसमें देखें टेबल जो मैंने बनाई है, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो उसके साथ बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये वाइट कलर का पाउडर होता है। फिर बाद में मिलती है हीट एंड लाइट। तो यहाँ अगर आप पिक्चर में देखें, जब हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो इस तरीके से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा आगे देखते हैं। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी द पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंबशन की डेफिनेशन समझते हैं। इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो बच्चों कंबशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, ये आपको समझना है। देखिए दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोसेस और एक होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में आपका सब्सटेंस चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर मैं पेपर लूँ, पेपर को कट करना शुरू कर दूँ तो पेपर अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो पेपर ही। तो वो होता है आपका फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में बच्चों सब्सटेंस बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं पेपर को बर्न कर दूँ तो वो आश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक नया सब्सटेंस है। इसी तरीके से आपकी बर्निंग जो होती है, हर केस में बर्निंग आपको एक केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, और जो ऑलरेडी सब्सटेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब ये सब्सटेंस क्या है बच्चों? ये है कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि जो जलने काबिल है। जैसे कि आपका वुड हुआ, पेपर हुआ, इनको आप जला सकते हैं ना। पेट्रोल, डीजल, ये सारे जलने काबिल सब्सटेंस हैं, तो इनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ओके। अगर मैं यहाँ पे स्टोन या फिर आपके ग्लास की बात करूं तो ये सारे नहीं जल सकते हैं, सैंड नहीं जल सकती या डस्ट नहीं जल सकती, तो यार ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। तो क्या हुआ? केमिकल प्रोसेस जिसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या करता है? रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई बच्चों? एयर के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होती है, अभी हमने बात की 21% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये क्या देते हैं? हीट देते हैं। अभी हमने फायर की बात की थी ना, तो हीट निकालते हैं, इसको हम कहते हैं कंबशन।
और जो सब्सटेंस का कंबशन हो जाता है उनको हम कंबस्टिबल कहेंगे या फिर फ्यूल कहेंगे। अभी हमने बहुत तरह के फ्यूल देखे, फ्यूल सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है। अब सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि कोल हुआ, वुड हुआ आपका। लिक्विड की अगर बात करें तो पेट्रोल, डीजल, एंड गैस की बात करें तो एलपीजी, सीएनजी, ये सारे गैसेस फ्यूल होंगे। ये लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। लाइट भी कंबशन के जरिए से मिलती है, जब हमने फायर की बात की तब देखा। और ये लाइट आपकी फ्लेम की तरीके से भी हो सकती है और ग्लो भी कर सकती है। अच्छा बच्चों, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मॉल्टरिंग। अब ये क्या हुआ बच्चों, जो कंबशन एक्चुअल में होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बर्निंग और एक होती है स्मॉल्टरिंग। बर्निंग होती है जिस केस में हमें फ्लेम मिलती है, जैसे कि अगर कैंडल की बात करें तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो हमें इस तरीके से फ्लेम मिलती है। ये बच्चों होता है बर्निंग का एग्जाम्पल। जैसे कि हमने वुड की बर्निंग की तब हमें फ्लेम मिलती है, रोशनी मिलती है, तो वो आपका बर्निंग हुआ। लेकिन अगर आप सिगरेट जला रहे हो, बट कंबशन तो सिगरेट का भी होता है, कंबशन आपका ये इंसेंस स्टिक का भी हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे बर्निंग नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पे हो रहा है स्मॉल्टरिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अच्छा, बूझो की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। बूझो साहब कह रहे हैं कि वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अब इनको तो ये बता दिया था कि फूड जो होता है वो फ्यूल होता है। अभी हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, वुड की। इनकी बहुत कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पे पहेली इनको बताती हैं कि बच्चों फूड होता है हमारा बॉडी का फ्यूल, क्योंकि उस फूड को हम ब्रोकन डाउन करते हैं विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन और हीट प्रोड्यूस होती है। अब आपको मैंने बताया था जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, ताकि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें, और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में जाती है, ब्लड उसको यूटिलाइज करता है, फूड को ब्रोक डाउन करता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं और हमारी बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो बच्चों फूड जो होता है वो फ्यूल की तरह ही यूज़ करता है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये इस एक्टिविटी है 4.1। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डार्क लफ्ज़ों में दिखाया गया है कि सुपरविज़न करना है अपने टीचर का या फिर घर के किसी बड़े मेंबर को, और आपको ये सारे सब्सटेंस ले लेने हैं और इनको जला कर देखना है। देखो वुड अगर जल जाएगा तो कंबस्टिबल, पेपर भी कंबस्टिबल, आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल, केरोसिन आपका जल जाएगा, स्टोन पीस नहीं जलेगा, स्ट्रो जल जाएगा, चारकोल भी जल जाएगा कंबस्टिबल, मैच स्टिक, ग्लास नहीं जलेगा। तो बच्चों ये कंबस्टिबल है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी और है 4.2, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे ऑलरेडी 6th क्लास में हम ये एक्टिविटी कर चुके हैं। करना क्या है, आपको एक कैंडल लेनी है, उस कैंडल को जब आप बर्न करेंगे तो आपकी कैंडल इजीली बर्न करने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर कुछ भी कवर नहीं किया और एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो उस कैंडल को मिल रही है, तो वो बर्न करती रहेगी। फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर ला के रख देना है ग्लास। लेकिन ग्लास रखने से पहले कैंडल जो ग्लास है उसके यहाँ पे आप वुडन के ब्लॉक रख दें, तो क्या होगा, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ से, तो कैंडल थोड़ा सा बर्न करेगी। उसके बाद आप ये वुडन ब्लॉक यहाँ से हटा देंगे तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी आपकी कैंडल बुझ जाएगी, यानी कि एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और तीसरे केस में आपने ऊपर से भी पूरी तरीके से ढक दिया तो आपकी कैंडल में कुछ भी आग वाग कुछ नहीं रहेगी। तो बच्चों पता क्या चल रहा है कि एयर की मौजूदगी में ही कंबशन हो पा रहा है, यानी कि फायर हो पा रही है, कैंडल की फ्लेम जल पा रही है। तो ये एयर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है बच्चों, वही तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। चलिए आगे वाली एक्टिविटी देखते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ है वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, एयर बहुत ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, पहले केस में फ्रीली जल रही थी क्योंकि वुडन ब्लॉक लगा दिए थे, एयर जा रही थी। दूसरे केस में वो थोड़ा सा कम हो जाती है, फ्लिकर्स करने लगती है फ्लेम, और तीसरे केस में फाइनली गोज ऑफ, पूरी की पूरी कैंडल बुझ जाती है। बच्चों कंबशन के टाइप पढ़ते हैं। देखिए ये टाइप्स आपके इस चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, बट यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा क्लासीफाई किया क्योंकि जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत महसूस होगी, इसलिए मैंने इनको पहले लगा दिया। देखिए रैपिड कंबशन होता है 1, सेकेंड होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड होता है एक्सप्लोसिव कंबशन। जो रैपिड कंबशन होता है उसका मतलब होता है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हम इग्नाइट करेंगे, यानी कि उसको आग लगाएंगे, आग देंगे, उसको हीट देंगे इतनी विद एक्सटर्नल सोर्सेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड इट रिएक्ट्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एग्जाम्पल पेट्रोल एंड एलपीजी। तो रैपिड कंबशन क्या होता है कि आपके पास कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसको आपने इतनी हीट दी ताकि वो जल जाए। बच्चों इग्नाइटेड का मतलब होता है, इसको हमने इग्निशन टेम्परेचर से लिया है,
किसी भी सब्सटेंस को जब कम से कम इतना टेम्परेचर हम दे दें, इतनी हीट दे दें कि वो जलने काबिल हो जाए। जैसे कि अगर आप पेपर के सामने एक लाइटर जलाएंगे तो आपका पेपर जलने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर के सामने मैच स्टिक ला के रख दें लेकिन जलाएं नहीं उसको, तो क्या पेपर जलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। रूम टेम्परेचर पे पेपर जलता है? नहीं जलता। लेकिन जैसे ही आप मैच स्टिक को जलाएंगे और पेपर के पास लाएंगे तो वो जलने लगता है। तो इससे पता चलता है कि जो पेपर है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, यानी कि वो इतना है कि एक आपकी मैच स्टिक से वो जल जाता है। लेकिन अगर उसी मैच स्टिक से आप वुड को जलाने की कोशिश करें, लकड़ी को, तो क्या वो जल जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैरोसिन चाहिए होता है, ताकि हम वुड को आसानी से जला सकें। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं ये है इग्निशन टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर ताकि कोई सब्सटेंस जल सके, उसको हम कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। ये लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ की है इग्नाइटेड, ठीक है। जब किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम इग्नाइट करते हैं, यानी कि उसको आग देते हैं विद एक्सटर्नल सोर्स, किसी भी बाहर के सोर्स से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो सब्सटेंस रैपिडली रिएक्ट करे और क्या प्रोवाइड करे? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। अब आप एग्जाम्पल देखें पेट्रोल का। अगर आप पेट्रोल में जाके थोड़ी सी मैच स्टिक लगा दें तो बहुत जल्दी से आग लगेगी, ये हुआ रैपिड कंबशन। ऐसी आपकी एलपीजी, जैसे आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, घरों के अंदर जब आप किचन में जाकर कुछ बनाना होता है, एकदम से लाइटर लगाते हैं, फ़ौरन गैस जल जाती है, तो ये हुआ रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन बच्चों ऐसा होता है कि जिसमें हमें एक्सटर्नल कुछ भी सोर्स देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि खुद से खुद ही आग लग जाती है और हमें उसका कोज पता भी नहीं चलता। जो एपरेंट कोज है ना बच्चों, हमें फिलहाल फील भी नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर फॉरेस्ट फायर आपको पता हो क्या होती है, जंगलों में खुद से आग लग जाती है, क्योंकि जब एक्सट्रीम वाली समर होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, पत्ते सूख जाते हैं, तो वहाँ पर आग लग जाती है। तो हमें कोज दिखाई तो नहीं देता बच्चों, लेकिन हमें ये समझ आ जाता है कि तेज़ हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पर आग लगी है। और ये इतनी ख़तरनाक आग होती है कि आप इसको जल्दी से कवर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की कंबशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि बर्निंग ऑफ सोडियम की, अगर आप सोडियम को वैसे तो हम केरोसिन में रखते हैं, लेकिन अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये एयर की प्रेजेंस में एकदम से रिएक्ट कर लेगा और बस्ट होने लगता है। इसके आगे है पोटेशियम, लिथियम, वाइट फास्फोरस भी आप अगर फ्री एयर के अंदर छोड़ दें तो वो बर्न होने लगता है। अगला है आपका एक्सप्लोजिव कंबशन। ये अगला टाइप है कंबशन का, जिसका मतलब है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि जो जलने काबिल सब्सटेंस है, उसको अगर हम इग्नाइट करें, बाहर से टेम्परेचर दें विद एक्सटर्नल सोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट रिएक्ट्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। यानी कि यहाँ पे बच्चों साउंड एनर्जी थोड़ा ऐड हो गई है, तो ये भी एक तरीके का रैपिड कंबशन ही है, क्योंकि बहुत रैपिडली ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इसको हम एक्सप्लोजिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स, आपने देखा होगा जब आप फायर क्रैकर्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आवाज़ भी निकलती है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जब हमने की, यानी कि फायर हो रही है, तो ये फायर को होने के लिए, यानी कि कंबस्टिबल होने के लिए बच्चों 3 फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने फ्यूल की बात की थी, जहाँ पे हमने काउ डंग, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद ऑक्सीजन की बात की जब हमने कैंडल की बात की थी। उसके साथ साथ हमने अब हीट की बात भी कर ली। तो बच्चों ये तीनों चीज़ें इतनी असेंशियल होती हैं कहीं पर भी फायर लगाने के लिए। आई बात समझ में? अब इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो आपकी फायर नहीं लगेगी। देखिए, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा? उसको कहते हैं स्मूदनिंग। एंड अगर हीट मौजूद नहीं होगी तो उसको कहते हैं कूलिंग। और अगर फ्यूल ही मौजूद ना हो तो उसको कहते हैं स्टारवेशन। बच्चों ऐसा केस कब हो जाएगा कि फ्यूल ही मौजूद ना हो? ऐसा केस होता है जब इलेक्ट्रिक फायर घरों के अंदर लग जाती हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टारवेशन। हीट के एब्सेंट कब करते हैं बच्चों? मान लो कहीं पर आग लग रही है और आपको बुझाना है तो आप पानी डाल देते हैं, तो क्या किया आपने? कर दी कूलिंग। और ऑक्सीजन की एब्सेंट तो अभी हमने देखी है, जब हमने कैंडल पे ऑक्सीजन की एब्सेंस कर दी, वहाँ पे ग्लास का जार रखे, तो वो कंडीशन होती है स्मूथिंग। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब बूझो के साथ एक प्रॉब्लम है। बूझो ने देखा था कि सन भी हीट को प्रोड्यूस करता है, सन के पास भी लाइट है, तो क्या ये कंबशन का एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स नॉट बच्चों, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसको आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। हम मानते हैं इस बात को कि सन हीट भी देता है, लाइट एनर्जी भी देता है, बट ये आपका कंबशन नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है।
अच्छा 4.3 एक्टिविटी में करना क्या है आपको, वही सेम एक्टिविटी है कि बर्निंग वुड को ले लेना है या फिर चारकोल को, और उसको एक आयरन की प्लेट पर या तवे के ऊपर आप रखेंगे और फिर क्या करना है, उसके ऊपर एक ग्लास का जार रख दें या फिर ट्रांसपेरेंट कोई भी प्लास्टिक जार। तो क्या होगा, वहाँ पे बर्निंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसका क्या रीज़न है, वही सेम रीज़न जो अभी हमने कैंडल के केस में किया, वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है फायर के लिए। चलिए आगे ये देखते हैं। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, जब किसी इंसान के कपड़ों को फायर स्केच कर लेती है तो हम उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं। उसके ऊपर पानी नहीं डालना बच्चों, उसकी स्किन ख़राब हो जाएगी। ब्लैंकेट से कवर करते हैं, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे हम उसकी ऑक्सीजन को कट कर देते हैं, क्योंकि जब हम ब्लैंकेट डालेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी फायर बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब अपने पुराने एक्सपीरियंस याद करो अगर आपने देखा हो कहीं पर ऐसा तो। डज अ मैच स्टिक बर्न इटसेल्फ, आपके घर में अगर मैच स्टिक रखी है खुद से जल जाती है? नहीं जलती भाई। यू मे हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट टू नियर इट। अगर आपके पास कोई पेपर है, ठीक है, वहाँ पे मैच स्टिक रखी है, तो क्या खुद से जल जाएगा? खुद से नहीं जलता, हमें उसको जलाना पड़ता है। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए फॉरेस्ट फायर जो कि स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर, फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल ऑफ द फॉरेस्ट इन द फायर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। इस तरह की फायर को कंट्रोल करना बच्चों बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अभी हमने जब देखा कि फायर के केस में टेम्परेचर अलग चाहिए होता है, पेपर के केस में अलग, वुड के केस में अलग, तो क्या पता चल रहा है कि हर एक सब्सटेंस का अपना अलग टेम्परेचर होता है जलने का। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। अभी हमने बात की थी ना कि वो कम से कम सब्सटेंस टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस आपका फायर को कैच करता है, उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। अब आप बता सकते हैं कि एक मैच स्टिक अगर आपके घर पे रखी हुई है तो खुद से खुद वो किसी फायर क्यों नहीं प्रोड्यूस करती। उसका रीज़न ये है कि जो मैच स्टिक बच्चों होती है उसको हमें रब करना पड़ता है। कहाँ पर, देखिए ये मैच स्टिक है ना, ठीक है, इसकी जो स्टिक होती है एक्चुअल में ये तो बनी होती है आपकी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट से। पुराने टाइम पे हम वाइट फास्फोरस का यूज़ भी करते थे, लेकिन अब वो डेंजरस होता है तो उसका यूज़ नहीं करते। और ये जो इसकी यहाँ पर रब सरफेस होती है जहाँ पे इस तरीके के डॉट 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 मार्क होते हैं, ये आपका बना होता है बच्चों किस चीज़ का, रेड फास्फोरस का। तो यहाँ पर जब इन दोनों चीज़ों को हम रब कराते हैं, रेड फास्फोरस और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट को, तो बच्चों प्रोड्यूस क्या होता है यहाँ पर आपका वाइट फास्फोरस, और वाइट फास्फोरस के प्रोड्यूस होने से फ़ौरन आग लग जाती है। तो यही इसका कंसेप्ट होता है। ओके, ये थोड़ी सी चीज़ आपको याद रख लेनी, थोड़ा रटने वाला कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं, वी फाइंड दैट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये चीज़ हमने समझ ली कि कोई सा भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, वो आपकी वुड हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी, वो तब तक फायर को कैच नहीं करता जब तक हम उसका टेम्परेचर जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर उसको ना दें। यानी कि अगर एक केरोसिन ऑयल को मान लो 100 टेम्परेचर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, सिर्फ 100 टेम्परेचर पे उसको जो है फायर चाहिए, तब वो इग्निशन मतलब वो पकड़ेगा, तो हमें क्या करना होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना होता है ताकि वो फायर को कैच कर सके। अच्छा, कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन दियर ओन एट रूम टेम्परेचर। ये चीज़ हमने देखी, जो कैरोसिन ऑयल होता है और वुड होती है वो खुद से फायर को कैच नहीं करती रूम टेम्परेचर पे। इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, थोड़ा सा अगर हीट करें तो वहाँ पे फायर हो जाएगी, लेकिन अगर वुड को थोड़ा सा हीट करें तो वहाँ पर फायर नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि दोनों का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन। इसका सही मतलब ये है कि हमें असल में उसको स्पेशल केयर करनी चाहिए। तो स्पेशल केयर करने के लिए हम उसको बहुत अलग सेपरेट जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे फायर हुई तो वो फायर को कैच कर लेगा। बच्चों ये एक्टिविटी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी है, आपको बहुत सी चीज़ समझ में आएगी। करना क्या है, यहाँ पे कैंडल ले लेंगे 2, और यहाँ पे जो आपका पेपर होता है उसको इस तरीके से फोल्ड करके थोड़ा कॉर्न की शेप में कर लेंगे। ये तो आपको आता ही होगा करना। एक पेपर में आपको पानी भरना है और एक पेपर को ऐसे छोड़ना है। जब आप इसको इस फ्लेम के ज़रिए जलाएंगे तो ये तो जलने लगेगा,
लेकिन यहाँ पे बच्चों बर्निंग हो जाएगी, बर्निंग नहीं होगी। जो पानी है ना, अगर आपको धीरे धीरे यहाँ पे रखे रहे तो पानी यहाँ पे बॉईल हो जाएगा, लेकिन बर्निंग नहीं होगी। इससे क्या पता चलता है कि जो आपका पेपर है ना बच्चों, इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वाटर आ गया है और वाटर ने रिएक्ट कर लिया है ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ अगर आप करें तो यहाँ पे वाटर आपका बॉईल करने लगेगा, लेकिन आपका पेपर बर्न नहीं होगा। आगे हम देखेंगे, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल द वाटर इन द पेपर कप। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उस वाटर को, वो कंडक्शन के प्रोसेस से हो रही है। दो तरह के वो पढ़े थे ना हमने, कंडक्शन, कन्वेंशन। तो यहाँ पे कंडक्शन के प्रोसेस से हीट ट्रांसफर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर द पेपर इज नॉट रीच्ड। अब इस वाटर की प्रेजेंस में जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर तक हीट पहुँचती ही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर आपका जो बर्निंग है वो होती नहीं है। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch the fire, उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जो मतलब इजीली, उनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। जिनके एग्जाम्पल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, अब थोड़ा सा इनको टेम्परेचर दो फ़ौरन से आग पकड़ लेते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब बच्चों, हमें जब फायर लगा ली है तो अब इसको कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके फायर आसपास हो जाती है तो नुकसान दे देगी। तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें पता होना चाहिए, जो भी फायर की सर्विस होती है हमारे एरिया में, उसका टेलीफोन नंबर हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आसपास ऐसा कोई केस होता है तो आप उनको बुला सकते हैं और फायर के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए फायर ब्रिगेडर क्या करता है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये पानी की स्प्रे कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे फायर लगी हुई है, ठीक है। When a fire brigade arrives, what does it do? क्या करता है? It pours water on the fire. Water cools the combustion material so that its temperature is brought below its ignition temperature. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि ये फायर, हमने पढ़ा था ना कि फायर का जो ट्राइंगल है अभी अभी हमने देखा था, तो उसमें हमें फ्यूल की ज़रूरत थी, उसके साथ साथ हीट की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, फायर ब्रिगेडर, ये पानी डाल के यहाँ पे कूलिंग कर रहा है। अब कूलिंग करने से क्या हो रहा है, हीट कट हो जा रही है। जब एक कंपोनेंट भी कट हो जाएगा तो फायर ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे फ्यूल है, यानी कि ये बिल्डिंग को हम फ्यूल की तरह कंसिडर करेंगे, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है बच्चों वो कम हो जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो जाती है ना। This prevents the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air and the fire is extinguished. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी फायर के लिए, फ्यूल, एयर, हीट, जिसकी ऑलरेडी हमने बात की। तो फायर ब्रिगेडर की क्या जॉब होती है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विश करने की, उसको बुझाने की क्या जॉब होती है कि जो भी ये तीनों चीज़ हैं कम से कम इनमें से एक की सप्लाई को ख़त्म कर दें। या तो फ्यूल हटा दें, अब फ्यूल तो हर केस में नहीं हटा सकते, पूरी बिल्डिंग फ्यूल की तरह होती है, या फिर एयर हटा दें, जैसे कि हमने जिसको फायर को कैच किया था, जिस मैन को, अभी उसके ऊपर हमने ब्लैंकेट डाला था, तो उस एयर, वहाँ पे हमने एयर को कट किया था। अभी यहाँ पे हमने हीट को कट कर दिया, वहाँ पे वाटर देकर कूलिंग करके। तो इस तरीके से, या फिर हम दोनों को भी हटा सकते हैं, तो उससे आपका फायर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये जो सिलेंडर होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता है, यहाँ पे CO2 गैस होती है, क्योंकि हर केस में हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रिसिटी के केस में आपकी फायर लगी हुई है, या फिर ऑयल से, पेट्रोल की फायर है, तो उसको हम CO2 से, सॉरी, वाटर से ख़त्म नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें CO2 का यूज़ करना पड़ता है। अब ये CO2 क्या करती है बच्चों, लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोल होता है वो ऊपर की तरफ होता है और वाटर नीचे की तरफ, क्योंकि पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम पेट्रोल से लगने वाली आग में पानी डाल देंगे तो क्या होगा, पानी आपका नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पेट्रोल पर आग लगती रहेगी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम पानी डाल देंगे बच्चों, तो खुद आपको भी इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग जाएगा, इवन करंट नहीं, बहुत आपके डेथ का भी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे केसेस में आप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको CO2 का यूज़ करना है। तो इस तरह के जो सिलेंडर होते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और उनके अंदर CO2 होती है लिक्विड फॉर्म में, इसको हमें स्टोर करना पड़ता है लिक्विफाइड फॉर्म में, और ये बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है। CO2 बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है, इसी वजह से हम ब्लैंकेट के तौर पर भी इसका यूज़ करते हैं।
ओके बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ड्राई पाउडर भी हम यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये ड्राई पाउडर से केमिकल्स है जिनका फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ कंबशन देखने हैं, जिसमें रैपिड कंबशन ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एंड उसके बाद आता है आपका एक्सप्लोसिव कंबशन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर। तो सिल्वर वेयर क्या होता है, जो आपकी एजी जिसको हम सिल्वर कहते हैं, अगर वो सल्फर से रिएक्ट, एटमॉस्फेयर के सल्फर से रिएक्ट करती है तो एजीएस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा आपकी जो रिंग होती है सिल्वर की, तो कुछ वक्त के बाद एयर से रिएक्ट करने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, तो ये क्या होता है, एजीएस होता है, ये नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये तो आपका केमिकल चेंज हुआ क्योंकि ये आपका नया सब्सटेंस बना। बर्निंग ऑफ कैंडल, मैंने बताया आपको कि ये भी आपका नया सब्सटेंस बनेगा बर्न होने के बाद, तो ये फिजिकल नहीं केमिकल चेंज। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब कर्ड बनती है तो नया प्रोडक्ट बनना है, ये भी आपका केमिकल चेंज हुआ। डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये हुआ आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि जब आप पानी के अंदर वाटर को डिजोल्व करेंगे तो कुछ वक्त के बाद अगर आप चाहें तो उसको बर्न करके वापस से अपनी शुगर को वापस ला सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने मॉलिक्यूल को, उसको मैटर को फिर से कन्वर्ट कर लिया फॉर्म में, तो ये हुआ आपका फिजिकल चेंज। बच्चों ये 1992 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा, अभी फिलहाल में बिहार के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, आगे हम बात करते हैं फ्लेम की। तो फ्लेम क्या होती है, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। यहाँ पे आप फ्लेम को ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप हमें बताएंगे कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। देखिए बच्चों, एलपीजी फ्लेम का कलर होता है ब्लू, ओके, और कैंडल फ्लेम जो हम देखते हैं उसका कलर होता है येलो। येलो बच्चों इसलिए होता है क्योंकि येलो वाला पार्ट हमें नज़र आता है, जो साइड का ब्लू पार्ट है ना वो हमें नज़र नहीं आता एक्चुअल में, ये इसमें ब्लू पार्ट भी होता है। चलिए आगे हम पहले क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, जलाने पर कौन कौन से मटेरियल्स फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैंडल फ्लेम प्रोड्यूस करता है, यस, मैग्नीशियम, अभी तो हमने देखा था, यस, कैम्फर भी करता है, येलो कलर की कैम्फर फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कैरोसिन स्टोव करता है, चारकोल नहीं करता बच्चों, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। यहाँ पे हमने पढ़ना है कैंडल के बारे में, तो कैंडल को देख लेंगे, यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन है आपके सामने। इन द स्टेट ऑफ वेटलेस द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल बी। बच्चों वेटलेसनेस की कंडीशन कहाँ पर होती है, देखिए अगर आप स्पेस में जाएं तो आप देखेंगे कि आप अपने आप का वजन नहीं फील करते वहाँ पे, ठीक है, तो वो कंडीशन होती है वेटलेसनेस की, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। हमें पता है ना स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। अगर ऐसी कंडीशन में हम अपनी कैंडल को जलाएं तो उसका शेप कैसा होगा बच्चों, ये क्वेश्चन RAS ने पूछा है 2005 में। तो नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस स्पेस एयरक्राफ्ट में, जहाँ पे उन्होंने कैंडल को जला के देखा, तो देखा कि जिस कैंडल की जो ग्रेविटी की, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तो फ्लेम बच्चों इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं जाती बल्कि स्फेरिकल हो जाती है। इसी वजह से उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ लिया कि यहाँ पे कैसी शेप होती है। तो कैंडल में कई तरह के जोन होते हैं, 3 तरह के जोन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए ये रहे आपके डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल। जब हमने कैंडल को जलाया तो जो बिल्कुल चारों तरफ वाला रीजन है ये आपका होता है ब्लू कलर का, और इसको ये होता है हॉटेस्ट पार्ट, यानी कि बहुत तेज़ हीट होती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। बच्चा कंप्लीट कंबशन इसलिए होता है क्योंकि चारों तरफ वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन फुल अमाउंट में होती है, तो ये कहलाता है आपका कंप्लीट कंबशन। इसको ब्लू कलर भी होता है और इसको व्हील भी कहते हैं। ओके, अब कंप्लीट कंबशन की चलो यहाँ पे ये डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है आपके सफिशिएंट ऑक्सीजन के केसेस में। हाइड्रोकार्बन यानी कि जो भी ये पैराफिन वैक्स है आपका, इसमें जो हाइड्रोकार्बन मौजूद है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है ना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, और इस केस में होती है मॉडरेटली हीट, यानी कि कम हीट होती है यहाँ पे। ये मिडल जोन होता है, पार्शियल कंबशन होता है, और ये येलो कलर का होता है बच्चों। इसी की वजह से हमारी जो फ्लेम है वो ग्लो करती है और हमें लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, जिसको इनकैंडिसेंस कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है लीस्ट हॉट, यानी कि बहुत ही कम हॉट होता है। आप यहाँ पे उंगली रख के देख रहा, मतलब रखना नहीं, लेकिन रख लो, ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। तो ये लीस्ट हॉट होता है बच्चों। ये इनर मोस्ट जोन होता है अनबर्न्ड वैक्स का, यहाँ पे वेपर होते हैं ब्लैक कलर का, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों। जब आप इसके ऊपर, इस वाले फ्लेम के ऊपर, इस पिक्चर में आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर वाली फ्लेम के ऊपर अगर आप ये रख दो, स्लाइड रख दो ग्लास की, तो आपको इस तरीके से ब्लैक कलर का सूट मिलेगा। ये होते हैं आपके अनबर्न्ड पार्टिकल,
और ये किस वजह से आते हैं, जो अभी हमने सेकंड मॉडरेटली हीट की बात करी ना, तो वहाँ पर कंप्लीट कंबशन तो होता नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन के केस में तो आपका CO2 बन गया नहीं बन गया। लेकिन जब आपका होता है सेकंड वाले केस में, जहाँ पे मॉडरेटली हीट हो रहा है, जहाँ मिडल जोन जहाँ पर है, यहाँ होता है पार्शियल कंबशन। और पार्शियल कंबशन के केस में CO2 तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अनबर्न कार्बन भी बनते हैं, और ये अनबर्न कार्बन ही आपके सूट कहलाते हैं, जिनको हम ये ब्लैक कलर की आपको स्याही बोलते हैं। और ये होता है ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमने ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस पढ़ा था, तो ल्यूमिनस का मतलब है जो रोशनी देते हैं, जैसे कि सन आपका ल्यूमिनस हुआ, स्टार्स आपके ल्यूमिनस हुए, तो ये आपके रोशनी देने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो मिडल जोन है आपका, मॉडरेटली जोन, ये आपको रोशनी देता है, इसीलिए तो इसको इंडिसेंस कहते हैं यहाँ पर, सॉरी इनकैंडिसेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन अ ग्लास प्लेट स्लाइड। इट इंडिकेट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अगर आप उसको 30 सेकंड तक लगते रहेंगे वहाँ पे, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे सूट का अमाउंट मिल जाएगा, ये ब्लैक कलर का प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो ये हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं कि ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं बच्चों, तो ये ब्लो करते हैं मेटालिक पाइप को आउटर जोन से। जब इनकी फ्लेम होती है तो आउटर वाले जोन पे से यहाँ पे ब्लो करते हैं। इससे क्या पता चलता है, इनको पता है कि जो आउटर जोन है ना, ये हॉटेस्ट पार्ट है। जब फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फुल अमाउंट में होती है, कंप्लीट कंबशन होता है, हॉटेस्ट जोन होता है, तो मिडल पोर्शन में नहीं करते, आउटर मोस्ट पोर्शन में करते हैं। अच्छा, आगे देखना है हमने व्हाट इज़ फ्यूल। अभी फ्यूल से शुरू की थी, फिर फ्यूल पे आके हम ख़त्म करने। देखो बच्चों, फ्यूल होता है जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, सारे पड़े, सारे सब्सटेंस फ्यूल है। एक गुड फ्यूल की क्वालिटी है कि वो जल्दी से अवेलेबल हो, चीप हो, सस्ता हो, बर्न हो जाए इजी तरीके से, आसानी से एयर की मौजूदगी में, और वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे। जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा हमारे काम हो जाएंगे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और कुछ भी ख़राब सब्सटेंस वो हमारे पास ना छोड़े। तो बच्चों, इस तरह का फ्यूल आपको मिल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि इस तरह के फ्यूल होते हैं आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल मौजूद नहीं होते, कुछ ना कुछ सब्सटेंस वो रिलीज़ करते ही हैं। तो फ्यूल डिफर इन दियर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर, कुछ अदर्स होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ जल्दी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखनी है फ्यूल की एफिशिएंसी। ये होती है जब किसी भी फ्यूल को हम 1 किलो फ्यूल को जलाते हैं, उससे कितनी हमें कैलोरी मिलती है, वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आप काउडंग को ले लो, वुड को ले लो, पेट्रोल, केरोसिन। जब 1-1 किलो आप जलाएंगे और देखते रहेंगे कितनी वैल्यूज़ आ रही है, कितनी वैल्यूज़ आ रही है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट दी हुई है। देखिए, काउडंग के केस में मिलती है 6000 से 8000, कोल के केस में मिलती है 25,000 से 33,000, सबसे ज़्यादा मिलती है कोल के केस में, ठीक है। तो ये महंगा भी होगा आपका, थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा मिल रही है ना। इससे ज़्यादा तो बच्चों बायोगैस में मिल रही है 35,000 से 40,000। तो ये आपको सिर्फ कंपेयर करते रहना है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि किसमें, देखो अभी हमने बात की ना, तो ये पता चला हमें कि बायोगैस में ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में, जिसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं होता। डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो यहाँ पर अवेलेबल है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया हमने किलो जूल में। बच्चों, कुछ फ्यूल के एग्जाम्पल कितनी मरतबा मैंने आपको बताएं। सॉलिड फ्यूल में चारकोल लिख दो यहाँ पे, लिक्विड फ्यूल में केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैसेज में आप LPG लिख दोगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस लिख दो यहाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। बहुत ईजी सा चैप्टर था। अच्छा, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, अभी हमने बात की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना है, मजाक नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगी। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल को हम जलाते हैं तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कार्बन फ्यूल यानी कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये क्या रिलीज़ करते हैं? अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन होता है आपका जो कि बहुत डेंजरस होता है, ये अनबर्न्ड कार्बन, जो सूट की अभी हमने बात की थी, और इससे अस्थमा हो जाता है। तो बच्चों, जब कैंडल आप जलाओ उसके पास ना बैठा करो। पहली बात तो कैंडल में पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना भी पड़े तो उसके पास नहीं बैठना, क्योंकि वहाँ से रिलीज़ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये होती है आपकी पॉइजनस गैस। और ये पता है, इसके पास एफिनिटी ज़्यादा होती है हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है बच्चों, तभी तो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड हो,
अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मौजूद हैं लेकिन 1 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का है, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये पॉइजनस गैस होती है और हमें बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती हैं, हमें लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से बचना है। Incomplete combustion of these fuel gives carbon monoxide gas is a very poisonous gas. It is dangerous to the burn coal. In closed room, बंद कमरे में कभी भी आपको कैंडल्स नहीं जलानी, इवन कुछ भी बर्निंग नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी खत्म हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होने लगती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। ओके, द कम्बशन ऑफ द फ्यूल, मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादातर तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में। इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एनवायरमेंट में उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। कितनी मर्तबा हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर चुके हैं, बार बार ये बात हमारे सामने आती है कि डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स अगर काट देते हैं, जिसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं, तो वो कार्बन को नहीं स्टोर कर सकते। देखो बच्चों, प्लांट्स के 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसी फोटोसिंथेसिस में वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम प्लांट्स को कहते हैं कि ये सिंक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर हम इनको काट देंगे तो एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिससे हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पूरे ग्लोब के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि वार्मिंग हो रही है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। बहुत बारी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर। बच्चों जो पोलर एरियाज होते हैं, ये अगर अर्थ है तो अर्थ के ये 2 पोलर जोन होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ठंड होती है, ग्लेशियर्स यहाँ पर होते हैं। तो इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ही ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और पानी भी नीचे आ रहा है, यानी कि हमारा पानी खत्म हो रहा है जो स्टोर है। लीड्स टू राइज इन द सी लेवल। अब उससे जो सी का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको पता है कि सी के अंदर कैसा पानी है, हमने पढ़ा था सोल्टी वाटर है। अब वो सोल्टी वाटर में हमारा ग्लेशियर का पानी मिल जाएगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा तो हमारे पास पानी अवेलेबल है। कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया, इससे कोस्टल एरियाज में फ्लड भी आ जाते हैं बच्चों। लो लाइन कोस्टल एरिया जो है वो परमानेंटली सबमर्ज भी हो जाते हैं। अब आप सोचो, हम तो इतनी अच्छी जगह रहते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे रीजन पे रहते होंगे जो बिल्कुल जो पानी की वजह से, फ्लड की वजह से सबमर्ज हो जाते हैं, और उनका रीज़न हमें क्या है, हम रीज़न क्या, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर को। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चों। चलो आगे क्या पढ़ना है, मैं एसिड रेन। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे कि जब हम बर्निंग करते हैं कोल की, डीजल की, तो उससे कुछ और गैसेस भी मिलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमने बात कर ली, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपके व्हीकल से भी मिलती हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, ये क्या करती हैं, वाटर से रिएक्ट करके एसिड रेन कॉज करती हैं, जिससे आपका बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका कंसेप्ट मैंने आपको एसिड रेन वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर देख ली, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ज़रूर दूंगी। तो क्या होता है, ये एसिड रेन बहुत नुकसान की होती है हमारी क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को, सॉइल को। इवन जो ताजमहल है हमारा, वो भी येलो कलर का होता जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एसिड रेन होती है और वो उसकी वजह से उसका सल्फर रिएक्ट करता है और येलो कलर में तब्दील हो रहा है। अच्छा, द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द CNG। आजकल मैंने ये जो हम फ्यूल है इसको CNG में यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ पर डीजल पेट्रोल की जगह हम CNG प्रीफर कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम बेहतर से बेहतर फ्यूल यूज़ करें ताकि एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो, क्योंकि CNG में जो बच्चा है वो कम हार्मफुल प्रोडक्ट यूज़ करती है बहुत, और ये क्लीनर फ्यूल भी कहलाती है। अभी हमने इसकी बात की, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना बच्चा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूस। जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ओके, ये 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अभी हमने देखा था कि जब वेटलेसनेस होती है यानी कि ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो कैंडल की फ्लेम बच्चों स्फेरिकल हो जाती है। ये स्टडी किसने की थी, नासा ने की थी बच्चों। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल, नो, यहाँ पे है डिजोल्विंग ऑफ शुगर। अभी तो हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। अच्छा, झारखंड 2016 का क्वेश्चन है, फंक्शनिंग ऑफ द डिजास्टर डेवलपमेंट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सीरीजन। ये कैसा सेंटर है, मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या है, इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, क्रिएटिंग नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। अगर आपके आसपास में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है
तो ये एक बॉडी होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर। तो आपको यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। कहीं पर अगर आपके आसपास में फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो उन सबके सेफ्टी के लिए ये होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको क्यों बताया बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड, ये इसी से रिलेटेड है, फॉरेस्ट फायर या आपके कहीं और पे फायर लग जाती है सबसे। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। असर्शन यहाँ पे दिया गया है, लाइटनिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जो स्पेस के अंदर लाइटनिंग होती है कैंडल की, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अ फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के पुल की वजह से होती है। तो ये बात सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए एंड आर ये दोनों सही होंगे, रीजन भी सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, कौन सा मेजर कॉज नहीं है? ए लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो बच्चों जब नेचुरल हैबिटेट लॉस होगा तो जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो जाएगा। सेकंड, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में फायर होगी, आग जलेगी, एनिमल्स भी ख़त्म हो गए, प्लांट्स भी ख़त्म हो गए, माइक्रोब्स भी ख़त्म हो गए, तो जाहिर सी बात है इट विल लीड टू वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ का ट्रेड आप ज़्यादा अमाउंट में करोगे बच्चों तो क्या वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। डी यहाँ पे है फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बच्चों पॉपुलेशन की ग्रोथ हमारी हो रही है ह्यूमंस की, हम ये नहीं कह रहे कि डिफोरेस्टेशन एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर, इसका कॉज नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ का डायरेक्ट मतलब आपके वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन से नहीं निकलता। तो ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं होगा, डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। It was all about this chapter, combustion and flame. If you have any query, you can ask to me. Thank you so much.